हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो कि यूपीएससी के ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड रहने वाला है। तो फाइनली यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है ईएसआईसी के अंडर यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की 1930 जो वैकेंसीज हैं उसके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक जो है जो एक्टिव है वो कर दिया है। ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पर रिलीज हो चुका है। तो इस वैकेंसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं। ये जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है लाइक ये सेंट्रल लेवल पे वैकेंसी आई है एंड नंबर ऑफ पोस्ट भी काफ़ी सही है, 1930 टोटल पोस्ट हैं। तो काफ़ी सही नंबर आया है यहाँ पर वैकेंसीज का। और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना होगा उस पर जल्दी ही वीडियो आ जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं इसके रिगार्डिंग और वीडियोस अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो बेसिकली नर्सिंग ऑफिसर की जो ये वैकेंसी है ये नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए आई है जिन्होंने नर्सिंग में या तो डिप्लोमा किया हुआ है या फिर उन्होंने डिग्री कोर्स किया है जैसे कि बीएससी ऑनर्स नर्सिंग। ठीक है, तो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in इस पर जाके ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और ये पीडीएफ भी आप जो है वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है सिर्फ 100 रुपीज़ है। तो मतलब एप्लीकेशन फॉर्म की फीस इतनी कम है जिस वजह से यहाँ पर आप जो है इजीली अप्लाई कर सकते हैं एंड काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है यहाँ पर अगर जो भी चाहते हैं नर्सिंग ऑफिसर बनना तो वो यहाँ पर जो है ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि ये बहुत ही अच्छा चांस है जो कि यूपीएससी की तरफ से रिलीज़ किया गया है। ठीक है, तो यूपीएससी का नाम तो आप सभी को पता होगा जो कि आपका आईएएस वगैरह का जो एंट्रेंस एग्जाम करवाता है यानी कि यूपीएससी सीएससी जो आपका एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज का एग्जाम, तो वही ये अथॉरिटी है जो इसके लिए ईएसआईसी के लिए आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पर इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको देख लेते हैं। एग्जाम सेंटर्स वगैरह कहाँ रहेंगे, एग्जाम डेट क्या रहेगी, फीस के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, बाकी सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम लोग इस वीडियो के एंड तक जो है पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करके रख लो सो दैट इसके रिगार्डिंग जो भी और कोई अपडेट होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो यहाँ पर 1930 है यानी कि 1930 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं। इन्होंने कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर दिया हुआ है। जनरल यानी कि यूआर जो कैटेगरी है उसमें 892 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 193 है, ओबीसी की 446 है और एससी कैटेगरी में 235 है, एसटी कैटेगरी की 164 है और पीडब्ल्यूबीडी जो सब कैटेगरी होती है जो कोटा होता है उसकी 168 वैकेंसीज है यहाँ पर। ठीक है, तो ऊपर नोटिफिकेशन का आप टाइटल भी देख सकते हो, रिक्रूटमेंट स्पेशल एडवर्टाइजमेंट नंबर 10 यूपीएससी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन स्पेशल एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन टू द फॉलोइंग पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ लिखा है 1930 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इन एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि ईएसआईसी। ठीक है, तो ईएसआईसी के बारे में आप सब लोग जानते होंगे ईएसआईसी क्या होता है, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में आता है। तो ईएसआईसी के अंडर जो भी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी यहाँ पर जो पोस्ट यहाँ पर फिल की जाएंगी वो यूपीएससी की तरफ से फिल की जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर अब आगे चलते हैं। तो पे लेवल की अगर हम बात करें तो लेवल 7 का आपको जो है पे लेवल यहां मिलने वाला है जो कि काफी सही है। इनिशियली अगर आपको लेवल 7 मिल रहा है और एज की अगर हम यहां पर बात करें तो एज लिमिट यहां पर दी है 30 इयर्स जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 33 इयर्स है, एससी एसटी के लिए 35 इयर्स है और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए 40 इयर्स है। ठीक है, और लोअर एज लिमिट जो है वो 18 ईयर्स दी है यानी कि 18 साल से कम किसी की भी एज नहीं होनी चाहिए। वैसे तो हो भी नहीं सकती क्योंकि प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 साल का दिया हुआ है और मैक्सिमम एज जो है वो मैंने आपको बता दी कैटेगरी वाइज। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें यानी कि कौन कौन से कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल हो पाएंगे अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो पहला पॉइंट यहां पर लिखा है जिसने भी बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में किया हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ और इंस्टीट्यूट और रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट या फिर किसी ने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया हो। ठीक है, तो या तो आपने बीएससी ऑनर्स नर्सिंग किया हो या फिर आपने बीएससी नर्सिंग किया हो या फिर आपने पोस्ट बेसिक नर्सिंग किया हो जो कि जीएनएम के बाद होता है, तो आप यहां पर एलिजिबल हो। लेकिन इसके साथ साथ एक कंडीशन और भी है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है अपने स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो भी नर्सिंग काउंसिल है उसमें होना चाहिए आरएन और आरएम दोनों का, यानी कि रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ दोनों का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए, तभी आप यहां पर एलिजिबल हो पाओगे। तो अभी आपको पता है कि एम्स का नॉर्सेट का भी एप्लीकेशन फॉर्म निकला हुआ है, तो नॉर्सेट की जो एलिजिबिलिटी है वही सेम एलिजिबिलिटी आपको यहां पर भी देखने को मिलेगी। ठीक है,
तो यहाँ पर भी है आपको जो है RNRM का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो चाहिए होगा। अगर मान लो आपने जो है GNM किया है 12th के बाद और BSc नर्सिंग वगैरह कोर्स नहीं किया हुआ है, बैचलर कोर्स आपने नहीं करा है, डिग्री नहीं ली है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो पाओगे। लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि डिप्लोमा अगर आपके पास GNM में है यानी कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में, तो इसके साथ साथ आपसे क्या मांगा गया है, एक तो RNRM का रजिस्ट्रेशन वो तो चाहिए होगा जैसे BSc नर्सिंग वालों को चाहिए, और इसके साथ ये भी लिखा है कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास कम से कम होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एट B1 अबव। यानी कि GNM जब आपका पूरा हो जाता है, GNM का जो इंटर्नशिप वाला पीरियड है वो वर्क एक्सपीरियंस में कभी भी काउंट नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखना। तो GNM जब आपका पूरा 3 साल का कंप्लीट हो जाता है, उसमें इंटर्नशिप वगैरह सब कुछ खत्म हो जाती है, उसके बाद अगर आपने 1 साल कहीं पर जॉब की है, कहीं पर आपने वर्क एक्सपीरियंस लिया है एक ऐसे हॉस्पिटल में जो कि कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल हो, तो आप यहां पर एलिजिबल हो पाओगे। तो देखो यहां पर ये क्राइटेरिया बहुत अच्छा इन्होंने रखा है, क्योंकि एम्स का जो नॉर्सेट वाला एग्जाम होता है उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, लेकिन यहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो यहां पर वो कैंडिडेट भी एलिजिबल हो पाएंगे जिन्होंने GNM के बाद सिर्फ 1 साल अभी वर्क एक्सपीरियंस लिया है, तो वो कैंडिडेट भी यहां पर आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ड्यूटीज वगैरह के बारे में लिखा है, और ये जो पोस्ट है ये परमानेंट है, 100% परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है ये। ठीक है, और ये ग्रुप B में आता है और नॉन मिनिस्ट्रियल है। ठीक है, और उसके बाद ये प्रोबेशन के बारे में लिखा है। प्रोबेशन का मतलब 2 ईयर्स है। प्रोबेशन मतलब ये है कि जो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, यानी कि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो ज्वाइनिंग के बाद आपको 2 साल यहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी, एंड प्रोबेशन पीरियड के बाद आप जो है एक नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे, और जब तक आपका प्रोबेशन चलेगा तो आप नर्सिंग ऑफिसर ट्रेनिंग की तरह आप जो है यहां पर रहेंगे। ठीक है, तो ये जो है रहेगा। उसके बाद लिखा है कि मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग इज प्रिस्क्राइब्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय ESIC एज पार्ट ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन। ठीक है, तो ये है कि आपकी जो इंडक्शन ट्रेनिंग है, जैसे कि आपकी ज्वाइनिंग होती है तो ज्वाइनिंग होते ही आपकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, एंड वो 2 साल का टाइम रहेगा ट्रेनिंग का, एंड 2 साल ट्रेनिंग के बाद जो है आप परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पर ESIC हॉस्पिटल्स में बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आगे चलते हैं। तो यहाँ पर डेट वगैरह के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो डेट आपकी यहाँ पर 7 मार्च 2024 से यहाँ पर लिखा है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। तो वीडियो में इस पर अपलोड कर दूंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस तरीके से फिल करना है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 27 मार्च है, 27 मार्च 2024 है, शाम को 6 बजे तक आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये है UPSC। ठीक है, और UPSC का नाम इतना ज्यादा है तो आप यहाँ पर ऐसा कभी भी मत सोचना कि UPSC कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म की डेडलाइन को एक्सटेंड करता है, बहुत ही रेयर केसेस में करता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप बिल्कुल टाइम से अपना फिल कर लेना। आप यही मान के चलो कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 25 मार्च है, क्योंकि 27 को क्या होगा, आपका सर्वर डाउन वगैरह हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो इसलिए लास्ट के 2-3 डेज में तो आप बिल्कुल भी फॉर्म फिल करने की मत सोचना। जितना जल्दी आप फॉर्म को फिल कर पाओ उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फीस भी इतने ज्यादा नहीं है जिसके लिए आपको इतना सोचना पड़े कि फॉर्म में कब फिल करूं, जब मेरे पास पैसे होंगे या नहीं होंगे। तो 100 रुपीज की फीस इसमें रहेगी। बाकी तो ये है कि आप जल्दी से जल्दी फिल कर लोगे उतना अच्छा रहेगा, एंड जितना लेट करोगे तो फिर आपको लास्ट के डेज में 2-3 डेज में सर्वर की प्रॉब्लम हो सकती है वेबसाइट पे, और ये जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी वो आपके हाथ से जा सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, एंड उसके बाद एडिट या करेक्शन वगैरह अगर आपको फॉर्म में करना होगा, अगर आपसे कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है तो वो 28 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में आप लोग कर पाओगे। तो ये आपका जो है शेड्यूल यहाँ पर हो गया, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग है। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये लिखा है कि आपका जो टेस्ट होगा, ठीक है, पॉइंट नंबर D में यहां पर लिखा है कि आप पेन एंड पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर शेल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन ऑन 7/7/2024। यानी कि 7 जुलाई 2024 को आपका एक रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, RT टेस्ट उसे बोला जाएगा, रिक्रूटमेंट टेस्ट, और ये पेन एंड पेपर बेस्ड होगा, यानी कि ये ऑफलाइन मोड में करवाया जाएगा, MCQ बेस्ड होगा, और OMR शीट पे आपको ये करना होगा। ठीक है, तो पेन एंड पेपर मोड में आपका ये टेस्ट करवाया जाएगा, और जो कि 7 जुलाई को होगा। यानी कि अभी आपके पास टाइम जो है, जैसे 7 मार्च को अगर ये नोटिफिकेशन आया तो अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जुलाई, तो आप ये मान सकते हो कि करेक्ट 4 महीने के बाद आपका एग्जाम यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जो आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट रहेगा उसका सिलेबस वगैरह यहाँ पर दिया है, और पैटर्न आपको बताया है। तो पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा कि टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। तो टेस्ट जो है 2 घंटे का रहेगा, यानी कि 120 मिनट का रहेगा। ऑल क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि सारे क्वेश्चंस जो है सबके मार्क्स बराबर होंगे। ठीक है, टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद मल्टीपल चॉइसेस ऑफ आंसर। तो एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे वहां पे। मीडियम ऑफ द टेस्ट विल बी इन इंग्लिश। तो आपका जो पेपर होगा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा, हिंदी में आपको शायद क्वेश्चंस यहाँ नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ यहाँ पर लिखा है। तो देयर विल बी
पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी। एवरी रॉन्ग आंसर विल कैरी अ डिडक्शन ऑफ 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन। तो मान लो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1/3 उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप गलत आंसर करते हो तो -1/3 हो जाएगा, और अगर आप सही करते हो तो आपको +1 मिल जाएगा। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, अगर 2 का होता है तो उसके अकॉर्डिंग होगा, अगर 3 का होता है तो उसके अकॉर्डिंग होगा, जो भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेबस दिया है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। टॉपिक्स यहाँ पर बताए हुए हैं, नर्सिंग फाउंडेशन है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, नर्सिंग एजुकेशन है, पीडियाट्रिक नर्सिंग है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, नर्सिंग मैनेजमेंट है, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स है, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, एनाटॉमी है, और फिजियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वेटेज जो लिखा है 100% वेटेज विल बी अकॉर्डेड फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट, यानी कि ये जो है मतलब आपका जो भी सिलेक्शन होगा, मेरिट जो भी बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ इस रिक्रूटमेंट टेस्ट के बेसिस पे बनेगी, और किसी भी चीज का यहाँ पर वेटेज नहीं रखा गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर एग्जाम सेंटर्स की अगर हम बात करें कि एग्जाम आपके कहाँ पर होंगे, तो ये सारे आपके सिटीज लिखे हैं, अगरतला, आगरा, अहमदाबाद, ऐजावल, अजमेर, अलीगढ़, ठीक है, अल्मोड़ा इन उत्तराखंड, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम सेंटर्स आप देख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम सेंटर हैं। तो आप जो है अपनी स्टेट में जो भी आपको नियरेस्ट लगता है वो आप अपना एग्जाम सेंटर चूज कर लोगे जब आप फॉर्म फिल करोगे, ठीक है। और डेट मैंने आपको बता दी एग्जाम की क्या है, 7 जुलाई 2024 रहने वाली है, ओके। तो यहां पर ये लिखा है कि भाई जितना पहले आप फॉर्म फिल करोगे उतने ज्यादा आपको चांसेस होंगे कि जो भी आपने एग्जाम सेंटर चूज किया वही वाला मिल जाए, अदरवाइज फिर आपको थोड़ा सा दूर भी एग्जाम सेंटर मिलता है अगर आप फॉर्म जो है थोड़ा सा लेट फिल करते हो। तो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस पर आपको एग्जाम सेंटर यहां पर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कुछ अपेंडिक्स वगैरह है, इसे अभी छोड़ते हैं, ये हमारे काम का नहीं है। एंड उसके बाद यहाँ पर सिटीजनशिप वगैरह के बारे में लिखा है कि एक सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, या फिर आप नेपाल से बिलोंग करते हैं या भूटान से करते हैं तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। एज लिमिट के बारे में मैंने आपको बता दिया। एप्लीकेशन फी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एप्लीकेशन फी आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। कैंडिडेट्स एक्सेप्ट फीमेल SC/ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट। अच्छा, ठीक है। तो देखो पेमेंट यहाँ पर मेरे को पता नहीं मैंने कहाँ पर देखा था कि 100 रुपीज़ है, बट पेमेंट यहाँ पर आई थिंक 25 रुपीज़ ही है, जो कि आपको यहाँ पर पे करनी होगी, ठीक है। आप या तो ऑनलाइन कर सकते हो या फिर आप SBI की किसी भी ब्रांच में जाके बाय कैश कर सकते हो। तो 25 रुपीज़ है, तो मतलब आप ये समझो कि फॉर्म आपका ऑलमोस्ट फ्री रहने वाला है, ठीक है। और किस किस की फीस यहाँ पर नहीं लगेगी, फीमेल कैंडिडेट्स की फीस नहीं लगेगी, SC/ST कैंडिडेट्स की फीस यहाँ पर नहीं लगेगी, उनकी 0 है, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि जो PWBD कैंडिडेट्स हैं उनकी भी फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली, उनकी भी फीस यहाँ पर 0 रहेगी। बाकी जो कैंडिडेट हैं, जनरल हो गया, EWS हो गया, OBC हो गया, उनको 25 रुपीज़ यहाँ पर फी पेमेंट करनी होगी, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, और SBI की ब्रांच से भी जाके कर सकते हो अगर आपको ऑफलाइन मोड में करना है चालान के थ्रू। अदरवाइज मैं तो यही बोलूंगा कि पेमेंट आप ऑनलाइन मोड में करो, सबसे ईजी मेथड वही है, ठीक है। तो ये हो गया। एंड उसके बाद और देख लेते हैं, और अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पर कुछ एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पर लिखा है, तो आप ये देख लोगे जैसे कि 5 ईयर्स तक का जो है यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। PWBD कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन की बात यहाँ पर की गई है। और इसके बाद जो है यहाँ पर हम आगे चलते हैं, तो ये हाउ टू अप्लाई है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर किस तरीके से फिल करना है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर दी हैं। और इसके बाद जो है ये आपका कुछ अपेंडिक्स वगैरह हैं, ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हैं कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जो है कैसे फिल करना है। तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म की डेडलाइन क्या है, आपको फॉर्म जो है किस तरीके से मतलब कौन सी वेबसाइट पे आके फिल करना है, इसकी जो एग्जाम डेट है वो क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है, पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, एग्जाम सेंटर्स कहाँ पर है। तो ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में कवर कर ली है। और फॉर्म की फीस आपकी 25 रुपीज है, और बाकी मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो है उनकी 0 रहने वाली है फीस, ठीक है। तो जिस कैटेगरी की फीस 0 है वो भी मैंने बता दिया, जिसकी 25 रुपीज है वो भी मैंने बता दिया। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी फॉर्म कैसे फिल करना है इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसको देखकर आप फॉर्म जरूर फिल कर लेना। एंड उसमें आपको जो है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। तो बाकी कोई भी इसके रिगार्डिंग आपका डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और इसी तरीके की नर्सिंग ऑफिसर की जो भी वैकेंसीज आती हैं उसकी अपॉर्चुनिटीज को जानने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर दें। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।